और शहबाज, जैसे मैं कह रहा हूं कि ये जो सिलसिला है खबरों का वो रुका नहीं है। कल फॉलोइंग मंडे की जो स्टेटमेंट आई एसपीआर की, एक और स्टेटमेंट आया एसपीआर की तरफ से कि मजीद 3 जो रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं, 2 ब्रिगेडियर हैं और 1 कर्नल हैं, ये तीनों रिटायर्ड हैं। और कम अज़ कम 2 का अगेन, जिस तरह जनरल फैज़ का ताल्लुक चकवाल से है, 2 जो रिटायर्ड ब्रिगेडियर्स हैं, कहा जा रहा है कि उनका ताल्लुक चकवाल से है, उनको भी हिरासत में लिया गया है। और जो इम्पोर्टेंट बात है कि उनके खिलाफ जो तहकीकात हो रही हैं उसमें यह कहा जा रहा है कि ज़ाहिर है कि एक उन्होंने मिलिट्री जो डिसिप्लिन है उसकी खिलाफ वर्जी की है, और जो फर्दर इन्वेस्टिगेशंस ऑफ सर्टेन रिटायर्ड ऑफिसर्स and their accomplices for fomenting instability at the behest of and in collusion with vested political interests are continuing। मीन के इन गिरफ्तारियों के बावजूद जो तहकीकात हैं कि कैसे कुछ जो आप कह सकते हैं कि सियासी मफादात के लिए कुछ जो अनासिर हैं वो मुल्क के अंदर इंस्टेबिलिटी क्रिएट करने के लिए काम कर रहे थे, तो सर्टनली आई थिंक ये मेरे ख्याल में जो जनरल फैज़ का ये जो ट्रायल हो रहा है, कोर्ट मार्शल हो रहा है, इसको आप मदर ऑफ ऑल ट्रायल्स भी कह सकते हैं, गिवन जो हमारे यहाँ आईएसआई और आईएसआई चीफ का जो एक अदरवाइज रोल होता है और जो जितनी स्ट्रांग पोजीशन है। कामरान, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है कि ये एक ऐसा ट्रायल है जिसकी आइंदा कई जो दहाइयाँ आने वाली हैं उस पर इसकी गूंज आपको सुनाई देगी। और एक खुद मिलिट्री ने ऐसी एक प्रेसिडेंट सेट कर दी है जिसको बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ इन फ्यूचर उसको बेस बना के कुछ ऐसे मजीद केसेस भी कर सकती हैं, प्रोवाइडेड कि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट भी उस वक्त ऑन बोर्ड हो। जनरल फैज़ हमीद रिटायर, उन्होंने प्रीमेच्योर रिटायरमेंट ले ली थी नवंबर 2022 में, जब उनको आर्मी चीफ नहीं लगाया गया था, ऑल्दो ही वाज नॉट अमंग द सीनियरिटी जो जिनके टॉप 5। जो नाम भेजे गए थे 6 लोगों के, उनमें यकीनी तौर पर उनका नाम मौजूद था। और जो प्री मेच्योर ज़ाहिर है कि जब नवंबर 2022 में रिटायरमेंट ली थी, तो अभी जो अदरवाइज जो रिटायरमेंट डेट थी उनकी उसमें टाइम था अभी अप्रैल 2023 तक वो सर्व कर सकते थे, तो उन्होंने प्री मेच्योर सुपरसीड भी नहीं हुए थे। अब इसमें एक जो दो चीजें इसके अंदर हैं जो अब बहुत ज्यादा इसके ऊपर हर तकरीबन जो प्रोग्राम है उसके अंदर बात हो चुकी है। एक तो करप्शन वाली बात है और दूसरा जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज की। अब अगर स्ट्रिक्टली देखा जाए कामरान, जो आर्मी एक्ट है और जो ओथ है एक आर्मी ऑफिसर का, एक जवान का, वो उनको इस चीज़ से प्रोहिबिट करता है कि वो किसी भी किस्म की सियासत में हिस्सा नहीं ले सकते वो। तो अगर ये एक प्रेसिडेंट है तो आइंदा फिर आप देखेंगे कि इसके और बहुत ज़्यादा नताइज मुख्तलिफ निकल सकते हैं चंद सालों के बाद। दूसरी चीज़, जहाँ तक करप्शन की, इस पर जब ये केस सामने आया था तो उस वक्त पहला सवाल जो मेरे जहन में ये आया था कि ये जो वाक़या मई 2017 का है, 12 मई 2017 का, जो कि हाउसिंग सोसाइटी के हवाले से जो इसमें इनका एलिजेड एक रोल था, तो कामरान उस वक्त ये गालिबन मेजर जनरल थे, उसके बाद ये 3 स्टार जनरल प्रमोट हुए। उस वक्त वो डीजीसी थे, काउंटर इंटेलिजेंस के थे, और 2 स्टार जनरल थे, और उसके बाद आर्मी के अंदर उनकी प्रमोशन हुई थी टू 3 स्टार जनरल। तो अब वी होप कि जिस तरह का एक सिस्टम इनका है आर्मी का स्ट्रांग, तो ये जो वाकया है ये उस वक्त सामने ज़रूर आया होगा उनकी प्रमोशन के वक्त। अगर नहीं आया तो क्यों नहीं आया, इसका भी मेरा ख्याल है कि ISPR को जवाब देना चाहिए कि आखिर ये 6-7 साल के बाद ये चीज़ क्यों उठाई गई। यहाँ जो दूसरी चीज़ है कि पोस्ट रिटायरमेंट उनके जो पोलिटिकल उनके जो अज़ाइम थे उसके हवाले से अगर उनकी कोई एक्टिविटी थी तो वो एक फ्रेश चीज़ है जिसकी बात समझ आती है, बट पहले वाली चीज़ जो है उसको मुझे समझ नहीं है। दूसरा, आपने इसहाक डार साहब का जिक्र किया, उनसे गैर रस्मी कुछ जर्नलिस्ट की बात हो रही थी इसी टॉपिक के ऊपर, तो उन्होंने, आपको याद है कुछ अर्सा पहले उन्होंने कहा था कि एक आर्मी के जनरल ने मेरे से माफ़ी मांगी है, मेरे साथ उन्होंने ज्यादतियां की हैं। तो आज उन्होंने नाम लिया कि मिड अक्टूबर 2022 में उन्होंने बकौल डार साहब के जनरल फैज़ ने उनसे रब्ता किया और उन्होंने उस चीज़ की माफ़ी मांगी। उन्होंने कहा जी, उन्होंने मेरे खिलाफ जो केस बनाया गया था कि मैंने 20 साल तक अपने टैक्स के गोशवारे जमा नहीं करवाए, वो गलत केस था, बाद में कोर्ट्स में भी सेटिसाइड हुआ, तो इसलिए उन्होंने इस पे माफ़ी मांगी। जो टाइम था, अगर इसहाक डार साहब की बात को मान भी लिया जाए, अक्टूबर 2022, क्योंकि स्टिल वो आर्मी चीफ की दौड़ में शामिल थे, और ये खबर ख्वाजा आसिफ साहब ने भी, और ये मुझे भी खैर पता है कि जनरल फैज़ ने ज़रूर शरीफ फैमिली के एक मेंबर से वो राब्ते में थे जब ये अपॉइंटमेंट की बात हो रही थी, और ख्वाजा आसिफ ने भी कहा है कि इवन फिर आखिरी 24 घंटे में जब अपॉइंटमेंट होनी थी नए आर्मी चीफ की, तो जनरल फैज़ ने रिक्वेस्ट की थी कि वो उन्हें कंसिडर करें, तो वो जो भी कहेंगे वो काम करने के लिए तैयार होंगे। अब ये कितनी खबर दुरुस्त है वो अलग बात है, बट ये ज़रूर हकीकत है कि जो एक रूट कॉज है कि जनरल फैज़ का बार बार नाम क्यों आता है, कहा उनके बारे में यही जाता है कि वो बड़े एम्बिशियस थे। इवन जब ISI के सरबराह थे और जो इमरान खान के साथ उनकी एक क्लोजनेस थी, कहा यह जाता है कि उसकी वजह से उस वक्त के जो आर्मी चीफ जनरल बाजवा और इमरान खान के दरमियान जो रिलेशनशिप हैं वो ख़राब हुए। और ख़ुद भी कल इमरान खान ने अडेला जेल में जो जर्नलिस्टों से बात की उसमें उन्होंने एतराफ़ किया कि
जनरल फैज़ के मामले पर आर्मी चीफ जनरल बाजवा के साथ उनकी तल्ख कलामी भी हुई थी। जो रूट कॉज ऑफ द प्रॉब्लम था कि और ये कोई आई थिंक अनहोनी बात नहीं है, कोई भी इदारा हो, फौज हो, सिविल का इदारा हो, इवन सहाफत के अंदर भी हो, किसी इदारे का सरबराह बनना हर किसी की ख्वाहिश होती है। तो जनरल फैज़ की भी, बाकी जो जर्नैल थे जो सीनियरिटी में थे आर्मी चीफ बनने के, तो उनकी ख्वाहिश थी कि वो भी आर्मी चीफ बने। लेकिन आम तौर पर होता यह है कि आर्मी चीफ तो एक ही ने बनना होता है, एक ही इदारे का सरबराह होता है। तो जब एक अपॉइंटमेंट हो जाती है, खास करके आर्मी की बात करें, तो अगर दूसरे जो जर्नैल हैं उनको अगर रिजर्वेशंस भी हैं तो वो खामोशी के साथ रिटायरमेंट लेकर अपनी ज़िंदगी जो है वो एंजॉय करते हैं, फिर वो किसी तरह की कॉन्स्पिरेसी नहीं करते जो आर्मी चीफ होते हैं। तो जनरल फैज़ जो हैं उनके खिलाफ असल में इल्ज़ाम ये, जिस तरह पोस्ट रिटायरमेंट का शहबाज ने जिक्र किया, ISPR ने भी जिक्र किया, कि वो बात शायद उनसे हजम नहीं हुई कि जो उनको आर्मी चीफ नहीं बनाया गया, तो जो फौज की मौजूदा क़यादत है, मौजूदा जो आर्मी चीफ हैं, उनको डिस्टेबलाइज करने के लिए मुबैना तौर पर एक सियासी जमात के साथ मिलकर वो मुसलसल एक कोशिश करते रहे। और वैसे तो बहुत सी इंफॉर्मेशन आपको पता होगी, जो मेरे पास ज़राए ने जो एक्सक्लूसिव इंफॉर्मेशन मुझे शेयर की, कि ऐसा नहीं है कि ये फैसला फ़ौज की क़यादत के लिए इतना आसान था, क्योंकि हिस्टोरिकली पाकिस्तान में जो किसी भी जर्नैल को इस तरीके से उसका कोर्ट मार्शल करना आसान नहीं होता, और ISI का सरबराह हो वो तो फिर इंतहाई मुश्किल हो जाता है। तो जब ये फ़ौज की क़यादत को पता चला कि जो जनरल फैज़ हैं इवन आफ्टर रिटायरमेंट उनकी कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जिससे वो फ़ौज के इदारे को भी बदनाम कर रहे हैं, फ़ौज की क़यादत को भी बदनाम कर रहे हैं, तो उसके बाद उनको कई मरतबा एक खामोशी के साथ वार्निंग भी दी गई कि आप ये हरकतें मत करें, इसकी आपके लिए सीरियस इम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। लेकिन ज़राए के मुताबिक उन वार्निंग्स के बावजूद कहा यह जाता है रिपोर्टेडली कि जनरल फैज़ जो हैं वो जो भी उनका अपना तरीका था वो करते रहे एक सियासी जमात के साथ मिलकर। जो कहा यह जा रहा है कि आपको पता है कि लेटली उसके मेरिट पर हम नहीं जाते कि जो सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर और ख़ास करके जो फ़ौज की क़यादत है बहुत ज़्यादा हमें तनकीद देखने को मिलती है। तो कहा यह जाता है कि उसमें एक बहुत बड़ा रोल जनरल फैज़ का भी है। उन्होंने खुद जो फ़ौज की क़यादत को बदनाम करने में एक बहुत ज़्यादा रोल प्ले किया। तो उनके खिलाफ जो एक संगीन इल्ज़ाम ये भी है कि उन्होंने फ़ौज की क़यादत को बदनाम करने के लिए और अपनी ही फ़ौज को डिस्टेबलाइज करने के लिए और गैर मुस्तहकम करने के लिए एक सियासी जमात के साथ मिलकर के साजिश भी की। अब हमें मज़ीद तफसीलात तो नहीं पता, लेकिन कहा यह जाता है कि जो 9 मई का वाक़या हुआ था जब फ़ौज की तनसीबात के ऊपर तहरीक इंसाफ के लोगों ने हमले किए थे, कहा यह जाता है कि उस साजिश के पीछे भी शायद कहीं जनरल फैज़ हैं। पर्पज़ ये था कि जब तहरीक इंसाफ के जो मुजाहिरीन हैं वो फ़ौजी तनसीबात के ऊपर हमले करेंगे तो उसके बाद फिर फ़ौज जो है वो आगे से फायर खोल देगी। जब फायर खोलेगी तो मुल्क में अफरा तफरी होगी और उसके नतीजे में जो मौजूदा आर्मी चीफ हैं उनका बतौर आर्मी चीफ रहना जो है वो मुमकिन नहीं रहेगा। अगर तो वाकई ही उनके खिलाफ इस तरह के शवाहिद मिलते हैं तो उसके लिए फिर इम्प्लिकेशन जनरल फैज़ के लिए भी हैं और फिर जो इमरान खान साहब के लिए भी हैं। और आखिर में इंपॉर्टेंट जो बात पता चली कि लोग ये भी सवाल करें कि ये फैसला किसका था, जो मुझे ज़राए ने बताई ये एक कंसेंसस डिसीजन है आर्मी चीफ ऑफ कोर्स और जो बाकी फ़ौज की क़यादत है, क्योंकि उनका ख्याल है कि सियासतदान या जो आउटसाइडर्स हैं अगर वो उन पर तनकीद करते हैं तो चलें ठीक है, लेकिन एक ऐसा जनरल जो फ़ौज का 30-35 साल हिस्सा रहा हो और फ़ौज से उसने खाया हो और वो फ़ौज को और फ़ौज की क़यादत को अगर बदनाम करेगा तो फिर उसकी कोई माफ़ी नहीं है। तो ये शहबाज आई थिंक एक बड़ा क्लियर एक इंडिकेशन भी है कि और उसमें आई थिंक हम अक्सर ये बात भी होती है कि फ़ौज पर हम तनकीद करते हैं कि उनके डबल स्टैंडर्ड्स हैं कि जब वो बात करते हैं कि जी सियासतदानों पे तो तनकीद करते हैं लेकिन उनके अंदर जो अपने लोग हैं जब वो अपने ही जो डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी करते हैं या कुछ ऐसी कार्रवाइयाँ करते हैं जो शायद आर्मी के मफाद में नहीं है तो उनके खिलाफ तो उस तरह से कार्रवाई नहीं होती। तो शायद ये पहली दफ़ा उस ट्रेडिशन को तोड़ने की कोशिश की जा रही है कि फ़ौज पहले खुद जो अपने उनके लोग हैं और कोई आम जर्नल नहीं, ISI के एक आई थिंक हिस्टोरिकली भी आप देखें वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल वो ISI चीफ थे जनरल फैज़, उनके कहने पर पूरी हुकूमत चलती थी। इन दिनों तो एक आध जो
ऑडियो है वो भी लीक हुई है अब सारा आलम के साथ जनरल फैज़ की, गालिबन जब वो डीजीसी थे। तो इट इज़ क्वाइट अनप्रेसिडेंटेड, और मुझे जो ज़राए ने बताया, आई थिंक इट इज़ जस्ट द बिगिनिंग, शायद बड़े अर्थ को मेरा ख्याल कुछ और लोगों की भी इसके ऊपर गिरफ्तारियां हुई हैं। बहरहाल इंपॉर्टेंट है, जैसे हमने बिल्कुल स्टार्ट के प्रोग्राम में कहा था ये बात, दिस इज क्वाइट अनयूजुअल फॉर द फर्स्ट टाइम प्रोबेबली कि आईएसआई चीफ को इस किस्म के चार्जेस के ऊपर गिरफ्तार किया गया है। प्रीमेच्योर रिटायरमेंट्स तो पहले भी होती रही हैं, दैट इज़ नॉट अ न्यू थिंग। मुझे एक और केस याद है कामरान, वो था नेशनल लॉजिस्टिक सेल का। वो मामला पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में गया था। 1.8 अरब रुपए का नुकसान था। बैंक से कर्जा लेके स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया गया, पैसा डूब गया। उस वक्त जो पीएसी ने मामला नैब को रेफर कर दिया था, और एक 3 स्टार जनरल, मेरे ख्याल कम से कम एक 2 स्टार जनरल, कुछ और लोग शायद थे, मुझे अब मैं मेमोरी से बात कर रहा हूँ, आई मे बी रॉन्ग, उनको जब गिरफ्तारी की बात आई तो आर्मी ने उनको यूनिफॉर्म पहना के उनको अपनी कस्टडी में लिया था, नैब की कस्टडी में नहीं जाने दिया था। तो मेरे ख्याल बिफोर पासिंग एनी जजमेंट, लेट्स वेट कि नाज़रीन इस केस का भी आउटकम। और उसमें एक चीज़ जो मैं ऐड करता चलूँ कि देखें, थोड़ा सा प्रोसेस भी लोगों को आई थिंक समझाने की उस तरह से ज़रूरत है कि ये जब अब कोर्ट मार्शल तक बात आ गई है, तो आमतौर आपको पता है कि फ़ौज के अंदर जो प्रोसेस होता है कि क्यों ये बड़ा सीरियस केस है जनरल फैज़ के खिलाफ, क्योंकि आमतौर पर पहले कोर्ट ऑफ इंक्वायरी होती है, अगर आपके खिलाफ कोई इल्ज़ाम है तो पहले तहकीक होती है, और अगर उस इन्वेस्टिगेशन के अंदर कुछ सीरियस मवाद ना निकले तो आपको वहीं से ही ऑब्वियसली बरी कर दिया जाता है। और इस तरह की कई इंक्वायरीज आई एम श्योर के इंटरनल एक प्रोसेस है, वहाँ पे आती होंगी। लेकिन अगर उस इंक्वायरी के अंदर कुछ मवाद हो तो फिर एक समरी होती है एविडेंस की, वो प्रेजेंट की जाती है, फिर मौका दिया जाता है जो आगे रिस्पोंडेंट है, और अगर वो सेटिस्फैक्ट्री जवाब ना दे सके और कंपेलिंग एविडेंस हो तो फिर तीसरी और फाइनल स्टेज होती है जब आपका कोर्ट मार्शल होता है। तो इसका मतलब है अगर आप इस प्रोसेस को फॉलो करें तो ऑलरेडी जनरल फैज़ के खिलाफ अपेरेंटली इतना मवाद फ़ौज के जो तहकीकाती इदारे मौजूद हैं उनके पास आ गया है कि उन्होंने फैसला किया है कि इनका कोर्ट मार्शल होना चाहिए। तो जो मुझे ज़राए ने बताया कि इट इज़ अ मैटर ऑफ टाइम कि जब इस हवाले से शायद जनरल फैज़ को सज़ा हो सकती है।